आज हम बात करते हैं सोलबिलिटी की। इसके ऊपर हम बात करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं। देखें, सोलबिलिटी क्या होती है। सोलबिलिटी से मुराद यही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में या 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लें आप, उसमें कितनी अमाउंट सोल्यूट की डिसॉल्व हो सकती है एक खास टेम्परेचर के ऊपर, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर, उसको सोलबिलिटी बोलते हैं। चूंकि ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा हम स्टडी करेंगे इसको, तो यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू है। आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर जो चीज़ें होती हैं वो पोलर में डिसॉल्व होती है, और जो नॉन पोलर होती हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है ये हमने देखना है। सबसे पहले हाइड्रेशन एनर्जी को समझने इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रेशन क्या होती है। बेसिकली हाइड्रेशन का मतलब होता है सराउंडिंग सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को वाटर ने सराउंड करना है, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। बेसिकली जो हाइड्रेशन लफ्ज आता है ये वाटर को लिंक करता है, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होता है। एक आपने हाइड्रेशन टर्म सुनी होगी और दूसरी आपने साल्वेशन टर्म सुनी होगी। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि सराउंडिंग ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय वाटर एज अ सॉल्वेंट, यानी वाटर जो है वो अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को घेर ले तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन सॉल्वेशन क्या होती है सर? सॉल्वेशन का मतलब होता है सराउंडिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को घेर लेना, ये आपके पास सॉल्वेशन होता है। तो हाइड्रेशन चूंकि हमारा टॉपिक है तो इसको देखते हैं। देखिए, जब सोल्यूट लाइक NaCl, इसको जब आप वाटर में डालते हो तो क्या होता है सर? ये टूट जाता है। इसका ना स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na, फिर Cl नेगेटिव, इसी तरह ये नीचे Cl नेगेटिव, फिर Na। ये इसके लेयर्स होती हैं बेसिकली। अब क्या होता है जब आप इसको वाटर में डालते हो तो वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है? बेसिकली ये प्रॉपर्टी लिंक करती है वाटर की फोर्स को ब्रेक करने की जो नेचर है उसको ये लिंक करती है। क्या मतलब है सर? देखें, आयंस के दरमियान फोर्स होती है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस फोर्स को तोड़ना है हमने, तो ये कैसे टूटेगी? जब आपके पास कोई हाईली पोलर सॉल्वेंट हो और वाटर से अच्छा कोई सॉल्वेंट आपको मिले, ऐसा हो नहीं सकता। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो दो आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको खत्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब ये फोर्स कैसे टूटेगी? जब ये हाइड्रोजन इसके क्लोराइड को घेर ले, अपनी तरफ खींच ले, और ये ऑक्सीजन जो है ये इसके सोडियम को खींच ले। ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं दोनों काम कर रहे होंगे। कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्लोराइड को घेर रहे होंगे, कुछ जो होंगे वो सोडियम को। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये आपके पास इस तरह से होंगे। अब आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ये हाइड्रोजन आएगा,
ये हाइड्रोजन इसको घेर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये सराउंडिंग होती है, यानी पहले ये आयंस करीब करीब थे, लेकिन वाटर में जाने के बाद इनकी फोर्स जो है वो 80 टाइम्स डिक्रीज हो गई। क्यों 80 टाइम्स डिक्रीज होगी? क्योंकि सर वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। अब आप देखें, वाटर ने सोल्यूट के आयंस को या मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लिया। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन होगी। और आपको मैंने कल बताया, जब जब अट्रैक्शन होगी वहां वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये अट्रैक्शन होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात अब समझ आ गई होगी, हाइड्रेशन क्या होती है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो इन द अदर मीनिंग्स हाइड्रेशन एनर्जी जो है बेसिकली ये सोलबिलिटी को बताती है कि मॉलिक्यूल्स कितना ज्यादा सोलबल होगा। अगर मैं बात करूं, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रेटर है लेटेस्ट एनर्जी से, लेटेस्ट एनर्जी बताती है कि सॉलिड चीज कितनी बन रही है, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी बताती है कंपाउंड टूट कितना रहा है। तो कंपाउंड जो होगा वो सोलबल होगा। और अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लेटेस्ट एनर्जी, तो कंपाउंड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है, एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ये दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करती है, एक तो चार्ज और दूसरा साइज। इन दो पे ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए, जितना ज्यादा चार्ज होगा एक आयन के ऊपर, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मैग्नीशियम है के ऊपर +2 चार्ज है और सोडियम है। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि ज्यादा मॉलिक्यूल किसको सराउंड करेंगे। डेफिनेटली इसके ऊपर +2 चार्ज है, ज्यादा जो सराउंडिंग होगी मॉलिक्यूल्स की वो इसको करेंगे एज कंपेयर टू दिस। ये जो है चार्ज इसका कम है तो इसको मॉलिक्यूल कम सराउंड करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन होती है कि चार्ज जितना बढ़ता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाती है। साइज बड़ा होने से क्या होता है कि जो फोर्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल उसको सराउंड इतना नहीं करेंगे, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है फिर। आगे मैं आपको इसकी एप्लीकेशन में भी बताता हूँ, एप्लीकेशन क्या है लेटेस्ट एनर्जी की। तो इसकी मेनली 3 एप्लीकेशन है। एक तो ये बताती है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, एक ये काम करती है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन को बताती है। नंबर 2 ये बताती है सर मोबिलिटी को ऑफ आयन, आयंस की मोबिलिटी को बता सकती है। नंबर 3 ये कंडक्टिविटी ऑफ आयंस बता सकती है। क्या मतलब है इसका वो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की। मैं अभी आपको एक पीछे बात की है, अगर वो आपको समझ आ गई है चार्ज की तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। देखें, ये एक छोटे साइज का एटम है और ये एक बड़े साइज का एटम है। अब क्या होगा सर, ये जो छोटे साइज का एटम है इसके ऊपर भी +1 का चार्ज है, और जो बड़े साइज का एटम है इसके ऊपर भी +1 का चार्ज है। तो जरा बात को समझना है कि जो अगर एक ड्रॉप हो वाटर का तो वो किस में जाकर ज्यादा जगह घेरेगा, इसमें या बड़े साइज में? जी, बड़े साइज में। बड़े साइज में क्यों घेरेगा? स्मॉल साइज में सर। देखें, मतलब कहने का एक ड्रॉप है वाटर का, वो अच्छी अटैचमेंट किसके साथ करेगा, छोटे साइज के साथ या बड़े साइज के साथ?
छोटे के साथ सर। छोटे के साथ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखें, ये जो छोटा साइज का एटम होता है ना, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक ही जगह पर ज्यादा होती है। यानी ये फैली नहीं होती, डिस्पर्स्ड नेचर नहीं होती इसकी। लेकिन बड़े साइज का एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो फैली हुई होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे, और इसका जो साइज होगा वो इस बड़े साइज के एटम से भी इंक्रीज कर जाएगा। जबकि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो लेस सराउंड करेंगे। इधर एक दो मॉलिक्यूल लग गए, इधर लग गए, इधर एक ही ड्रॉप है, तो आपको पता होगा कि यहां सिर्फ लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो छोटे साइज का एटम है, इसको समझाता हूं मैं यूं, आपको फिर समझ आएगी। एटम तो इतना छोटा होता है ना, अगर एक ड्रॉप हो आपके पास पानी का, तो आप बताएं इसके ऊपर गिर जाए तो कोई जगह खाली बचेगी इसकी ड्रॉप की? नहीं बचेगी। लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज का एटम ले लें, लाइक कितना बड़ा एटम हो गया है, तो साइज में मैं बात करने चाह रहा हूं आपको। तो साइज बड़ा हो गया उसका, तो इसके ऊपर एक ड्रॉप ये गिर गया है, तो अभी भी इसकी जगह खाली पड़ी है, अभी भी इसको मॉलिक्यूल्स ने अच्छे से सराउंड नहीं किया। तो कहने का मकसद क्या है सर? कहने का सिंपल मकसद है कि लिथियम जो होगा, एक्वस फॉर्म में जाने के बाद इसका साइज सीजियम से भी बड़ा हो जाएगा, ड्यू टू चार्ज डेंसिटी। ड्यू टू चार्ज डेंसिटी। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि लिथियम का साइज हमेशा लेस होता है, तो अब वो बदल लें, क्योंकि लिथियम एक्वस, फिर सोडियम एक्वस, फिर पोटाशियम एक्वस, इस तरह से सीजियम का साइज सबसे छोटा। क्यों? क्यों छोटा सर? इसलिए छोटा कि जो सीजियम है उसके ऊपर चार्ज कम है। चार्ज कम होने की वजह से उसके ऊपर मॉलिक्यूल कम अटैच करेंगे। तो मॉलिक्यूल कम अटैच करेंगे तो उसका साइज इतना बढ़ेगा नहीं जितना लिथियम का बढ़ चुका होगा। साइज बहुत बढ़ जाएगा लिथियम का। ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन थी जी, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो आई थिंक ये समझ आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं मोबिलिटी की। अब मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर देखते हैं। हाँ जी, बी की इसमें आपके पास मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सीजियम का साइज जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू लिथियम। इसके बाद कंडक्टिविटी आ जाती, थर्ड एप्लीकेशन। वो भी सेम है, कंडक्टिविटी भी साइज इन एक्वस सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इट मींस जितना बड़ा साइज है उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है, फ्लोराइड और सोडियम पॉजिटिव। आप लोग बताएं इसमें किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ए की या बी की? जी, जल्दी से बता दें फिर आगे मूव करें। एफ नेगेटिव के सर। एफ नेगेटिव की ज्यादा होगी। ठीक बताया आपने, एफ नेगेटिव की। क्योंकि बात को ना थोड़ा सा समझा करें। फ्लोराइड और सोडियम का साइज ऑलमोस्ट इतना इसमें वेरिएशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसको सराउंड करेंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेला ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो की पावर है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन अकेला है, क्योंकि इनके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ही है। तो इसमें दो है, तो इसमें एक ही है ऑक्सीजन, तो दो वाला जीत जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं फजान रूल की।
फजान्स रूल क्या होता है ये देख लेते हैं। फजान्स रूल बेसिकली बताता है कोवलेंट नेचर, कोवलेंट करेक्टर या नेचर इन आयनिक बांड। आयनिक बांड में कोवलेंट करेक्टर जो होता है वो फजान रूल बताता है। फजान रूल ये बात करता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट करेक्टर होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एटम के साइज की बात करें तो ये स्फेरिकल होता है, हम मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल है। इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक हो गया। अब ये है, एक छोटे साइज का एटम हो, जैसे मैंने अभी लिथियम की बात की है, उसके उसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो। हम कोई और ले लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो, और एक बड़े साइज का एटम ले लेते हैं हम। अब आपको पता है बड़े साइज का जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डीफॉर्म्ड होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैला हुआ होता है, हर जगह पे ही फैला हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, आप थोड़ी सी उनको बाहर से एनर्जी दो तो वो निकल जाते हैं। अब सर क्या होगा, ये छोटे साइज का एटम है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, एक जो सिरा होगा उसके ऊपर ये शेप जो है ये ऐसे हो जाएगी, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी, शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये दरमियान वाला पोर्शन नहीं रहेगा, इसको मैं इरेज करूँ, ये पूरा ही हो गया। इसको इरेज करना था यार। अच्छा खैर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बता दो। ये पोर्शन जो है अब, ये वाला, ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये ऐसे बन चुका है, ऐसे, ये इसकी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अब देखें, बांड आयनिक था, ये वो बन गया है, अमरूद की शक्ल बन गई इसकी। तो बांड इसका आयनिक था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ने जैसे ही इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसके एक सिरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे सिरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है ये जो करेक्टर होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड में देखने को मिलता है, आयनिक में देखने को नहीं मिलता। तो पोलराइजेशन हो जाती है एन आयन की। ये एनाइन था आपके पास और ये कैटाइन था, तो कैटाइन ने क्या किया, पोलराइजेशन करवा दी एनाइन की। तो याद रखें, जब पोलराइजेशन होती है तो वहां पे कोवलेंट करेक्टर डेवलप हो जाता है, यानी शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी को फजान रूल बताता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ हद तक कोवलेंट करेक्टर भी पाया जाता है। अब दो बातें हैं सर, एक होती पोलराइजिंग पावर। देखिए पावर जो होती है वो किसी जागीरदार की है, बड़े आदमी की, हमारे माशरे में तो यही तस्वर किया जाता है, लेकिन पावरफुल जो जात है वो अल्लाह की है। पोलराइजिंग पावर क्या चीज है, पोलराइजिंग पावर कैटाइन की होती है, याद रखें, क्योंकि कैटाइन ने डिस्टर्ब कर दी थी ना शेप को। तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली अबिलिटी होती है, अबिलिटी टू पोलराइज एनाइन। एनाइन को पोलराइज करवाने की जो एबिलिटी होती है वो पोलराइजिंग पावर कहलाती है। ठीक हो गया। और पोलराइजिंग पावर ऑफ, या पर दूसरी टर्म आ जाती पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होती है वो एनाइन की होती, पोलराइज कौन हुआ था, एनाइन हुआ था। तो ये होती है डीफॉर्मेशन
deformation of electronic cloud of anion, cloud of anion by cation। तो कैटाइन ने इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिफॉर्म कर दिया था, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो दो चीजें हैं। एक बात आपको बता दूं, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वही बात जो हम करते आ रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि लिथियम पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू सोडियम ज्यादा होगी। और यही रीजन होती है बेटा के जो लिथियम कंपाउंड बनाता है वो कोवलेंट होते हैं। आपको पता चल गया होगा कि लिथियम जो कंपाउंड बनाता है, लिथियम क्यों पिक्यूलियर बिहेवियर रखता है अपने बाकी एलिमेंट से। इसीलिए रखता है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और वो आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाता, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाना पसंद करता है। तो जिसका देखें साइज छोटा होता है ना, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। समझिया करें बात को, उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो भी होगा उसको अपनी तरफ आसानी से घेर लेगा, खींचेगा। और जो बड़े साइज का एनाइन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, वो इजीली डिस्टर्ब हो जाती है उनकी शेप। ठीक हो गया। अब देखें, एक होती नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस का तो आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, लाइक 2s2 एंड 2p6। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस की है। एक होती सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसको पीएनजीसी बोलते हैं, पीएनजीसी शॉर्टकट है इसका, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहने का मकसद है, लाइक कॉपर पॉजिटिव। सर इसकी अगर मैं आखिरी शेल में आपको बताऊं तो इसके ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको आप कहते हो, देखो ये तो 8 बना रहे हैं लेकिन डी वाले जो 10 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई कंपाउंड आप डिस्कस करें पीएनजीसी, तो उसमें जो कोवलेंट करेक्टर होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स वो ज्यादा होगा, उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। याद रखने वाली बात है। ठीक है जी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी। एक ट्रिक बता देता हूं आपको। और याद रखें, एनाइन का जितना बड़ा साइज होगा उसमें जेड इफेक्टिव जो होगा यानी न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना ही कम होगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचे जा सकते हैं क्योंकि फोर्स ही बहुत कम है सर। न्यूक्लियस फोर्स ही बहुत कम लगा रहा है उसके ऊपर। अब एक ट्रिक बताता हूँ, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन। इस बात को आपने याद रखना है कि स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, तो बस बाकी काम आपका हो जाएगा। जिसमें ये फॉलो होगा वो उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक हो गया सर। मतलब स्मॉल कैटाइन हो लार्ज एनाइन हो उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा। एग्जाम्पल, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव। सर लिथियम में ज्यादा होगा क्योंकि स्मॉल कैटाइन है। ठीक हो गया। इसके बाद एन नेगेटिव, N2 नेगेटिव। आप लोग बताएं इसमें किसका पोलराइजेशन किसकी ज्यादा होगी इसमें, ए की, बी की, या सी की जी। सी की, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि सी के ऊपर चार्ज ज्यादा है और साइज बड़ा है सी का। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात ऐसे भी आ सकता है, देखें ऐसे भी आ सकता है। अब आप फंस फंस जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेनी, इसकी +3 होगी, इसकी +5 होगी। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेनी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी डेफिनेटली उसकी पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक हो गया। इसके बाद एप्लीकेशन इसकी देखें फजान रूल की। तो एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा हैं। उनमें ये एक तो कोवलेंट करेक्टर को बताता है,
जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होती है उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। और कोवलेंट करेक्टर जो होता है वो बताता है मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, सोलबिलिटी कम हो गई। यानी जिसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आ गया उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। देखे आयनिक से कोवलेंट जा रहा है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, सोलबिलिटी कम। लाइक SnCl2 और SnCl4। सर इसमें देखें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है SnCl2 का। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस है, इसकी ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कोवलेंट करेक्टर इसमें ज्यादा है कोवलेंट, और इसमें लेस है। ठीक है जी। फिर कलर इम्पार्टिंग नेचर, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछा गया है। कलर इम्पार्टिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल बात बता दूं, डी ट्रांजिशन होती है तो उसकी वजह से जो होता है वो कलर शो होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये तभी शो होता है जब कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो जिसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा उसमें कलर भी ज्यादा। तो ये कलर का ऑर्डर होता है क्योंकि इसमें AgI इज मोर कोवलेंट। ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई फजान रूल की। अब हम बात करते कोवलेंट बॉन्ड की। इस पे हम बहस नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग से बनता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ज्यादातर केस में बनता है। और पोलर नॉन पोलर सब आपको पता है। हम मेनली टॉपिक जो है हमारा वो थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग है। कोवलेंट बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं जो कि चार हैं जो हमने देखनी है आज। उनमें से पहली देखते हैं हम, वो है लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी क्या कहती है ये आज हम देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो लेविस थ्योरी के मुताबिक जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है। यानी बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं दूसरे लफ्जों में। अब ये तो डेफिनेशन है इसकी। इसमें जो पास्टुलेट्स हैं वो यही हैं कि पहले तो सेंट्रल एटम कौन सा होना चाहिए। सेंट्रल एटम जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होनी चाहिए। फिर उसकी जो आप कह सकते हैं साइज है वो लार्ज होना चाहिए। नंबर 3, उसकी वैलेंसी हाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके अराउंड फिर आगे जो है सेकंड पॉइंट, के जो सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड आपने जो एटम होते हैं उनको सिमिट्रिकली अरेंज करना होता है। अरेंज सिमिट्रिकली एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड सिमिट्रिकली अरेंज करना, याद रखें हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकते, ये सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। फिर फोर्थ पॉइंट, ऑक्टेट जो होगा कार्नर एटम का, कार्नर जो साइड पे लगे होते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए हर सूरत में, लेविस थ्योरी ये कहती है। जबकि जो ऑक्टेट होता है सेंट्रल एटम का वो कंप्लीट भी हो सकता है और एक्सेस में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, अगर नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर तो वो जाएगा कार्नर एटम के ऊपर। अब लेविस थ्योरी ये कहती लाइक NH3 है ना, तो आपने ये सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड कर लिया, बाकी एटम को सिमिट्रिकली अरेंज करवा देना है। ये ले जी, ये लेविस थ्योरी कहती है। ठीक है। OF2 की एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं ऐसे, ये देखें 6, 4 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, तो ये आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह इसको देख लें NH4 पॉजिटिव को, तो ये कहती कि सिमिट्रिकली अरेंज करना है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा जी,
वो सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा। तो इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स बहुत हैं। एक तो ये, इनमें जो शेप्स आपको मिल रही हैं, जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, वो नियरली सेम है। आपने देखा नहीं अभी, नियरली सेम, कोई भी पता नहीं चल रहा ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, या स्क्वायर प्लेनर है, कौन सी है कोई नहीं पता चलता। फिर ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है। इसके अलावा ये, इसका एक और फॉल्ट ये है कि ये कहती है कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, बाकी फिर एग्जिस्ट नहीं करते। तो इट मींस जिन कंपाउंड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लाइक BeF2। अब इसमें देखें जरा बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और दो, चार, चार है जी सेंट्रल मेटल एटम के पास। सेंट्रल मेटल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इसको हाइपोवैलेंट बोलते हैं। जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसको हाइपोवैलेंट बोलते हैं। और जिसका ऑक्टेट एक्सेस में होता है, लाइक PF5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास। तो जिसका ऑक्टेट एक्सीड कर जाए उसको हाइपरवैलेंट कहते हैं। हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट, ठीक हो गया। ये दो इसकी टाइप्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, कम होता है या ज्यादा होता है। तो ये उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी जो खत्म हो गई है। कल हम इंशाल्लाह VBT स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन?